हेलो एवरीवन, वेलकम टू ERNPL ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हमारा जो बैंकिंग एंड फाइनेंस के फर्स्ट चैप्टर होगा, फर्स्ट क्लास डे 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि जहाँ पर हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं यानी कि बैंक में, तो उस बैंक का डेफिनेशन क्या है, ये पहले हम लोगों को अच्छी तरह से जानना होता है। तो बैंक का जो डेफिनेशन है ये दो टाइप्स से होता है, जैसे कि कस्टमर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से और बैंकर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से। कस्टमर से हिसाब से बैंक क्या है और बैंकर्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बैंकर्स का यानी कि जो बैंक में काम करते हैं उनका जॉब रोल क्या होता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि कस्टमर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से एज अ कस्टमर बैंक का क्या डेफिनेशन देता है। एज अ कस्टमर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू, बैंक इज ए financial organization where they can get all financial facilities like accounts for transactions, loan for fulfill requirements, investment for high return and others। यानी कि एक कस्टमर के हिसाब से बैंक एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर वो ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट्स खोल सकता है, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए लोन्स पा सकता है और इन्वेस्टमेंट कर सकता है हाई रिटर्न के लिए। और अदर्स मतलब नेट बैंकिंग फैसिलिटी, मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी और भी अदर्स जितना भी फैसिलिटी है वो बैंक से उनको मिल सकता है। तो इतना सारा फाइनेंशियल फैसिलिटी कस्टमर बैंक से पा सकता है। ये तो हुआ कस्टमर्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। अब एज अ बैंकर क्या सोचते हैं, एज अ बैंकर का प्राइमरी जॉब रोल क्या होता है। एज अ बैंकर प्राइमरी जॉब रोल विल बी जनरेट बिजनेस फ्रॉम कस्टमर्स बाय opening accounts, giving loans and gaining interest for invest. After all, follow up customers and maintain good relation with customer। यानी कि बैंकर से हिसाब से बैंकर्स का प्राइमरी जॉब रोल होता है कि बिजनेस जनरेट करना। कैसे? कस्टमर्स को अकाउंट्स ओपन करके, उन लोगों को लोन्स प्रोवाइड करके, एंड वो जो इन्वेस्ट करेगा उस इन्वेस्टमेंट में क्या उनको बेनिफिट मिलेगा, क्या उनको फैसिलिटी मिलेगा, उसके बारे में जानकारी देके उसका इंटरेस्ट गेन करना, ताकि वो बैंक में आके इन्वेस्ट करे, अकाउंट्स खोले, लोन्स ले। बेसिकली हम लोगों को भी पता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही कस्टमर लोन लेते हैं, मगर अकाउंट्स खोलने के लिए क्या उनको फैसिलिटी मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, इन्वेस्ट करने के बाद उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या फैसिलिटी मिलेगा, ये अगर एक बैंकर्स कस्टमर को अच्छी तरह से समझा नहीं देगा तो बैंकर्स को कस्टमर को कैसे पता चलेगा क्या क्यों वो इन्वेस्ट करेगा। तो ये समझाना एक बैंकर्स का प्राइमरी जॉब रोल होता है। एज वेल एज कस्टमर के साथ फॉलो अप करना होता है और कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप भी मेंटेन करना एक बैंकर्स का प्राइमरी जॉब रोल होता है। तो ये तो हुआ बैंक का डेफिनेशन कस्टमर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से और बैंकर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से। अब हम लोग देखेंगे कि जब आप लोग ज्वाइन करेंगे क्या क्या प्रोडक्ट लेके आप लोगों को काम करना होगा, यानी कि बैंक का क्या क्या प्रोडक्ट होता है, बैंक में कितना सारा प्रोडक्ट होता है, कौन सा प्रोडक्ट लेके आप लोगों को काम करना होगा, कौन सा सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड करना होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ बैंक। बैंक में कितना सारा प्रोडक्ट होता है। नंबर 1 है अकाउंट्स, नंबर 2 है लोन यानी कि फाइनेंस पॉलिसीज ऑफ बैंक, नंबर 3 है इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऑफ बैंक, एंड नेक्स्ट है अदर सर्विसेज ऑफ बैंक। ये है बैंकिंग का मेन प्रोडक्ट्स, ठीक है। अकाउंट्स पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज एंड अदर सर्विस।
अब हम लोग देखेंगे कि ये जो अकाउंट्स है, इस अकाउंट्स पॉलिसी में कस्टमर को क्या क्या फैसिलिटी मिल सकता है। इस अकाउंट्स पॉलिसी में कस्टमर को क्या क्या फैसिलिटी मिल सकता है। तो ये जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या जानने के लिए मिलेगा, अकाउंट्स में क्या क्या प्रोडक्ट है, जैसे कि नंबर 1 है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट के अंदर हम लोग कौन सा अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। सेविंग्स अकाउंट के अंदर हम लोग सेविंग्स अकाउंट सिंगल अकाउंट होल्डर, सेविंग्स अकाउंट जॉइंट अकाउंट होल्डर, स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट, जनरल सेविंग्स अकाउंट एंड सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट, इतना सारा सेविंग्स अकाउंट के बारे में हम लोग जानेंगे। ये सेविंग्स अकाउंट एक्चुअली होता क्या है? सेविंग्स अकाउंट एक्चुअली जहाँ पर कस्टमर अपना जो मनी है उसको एक सेफ प्लेस में रख सकता है, और जितना मनी वो उस अकाउंट्स में रखेगा उसके ऊपर डिपेंड करके उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट होगा करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या है? करेंट अकाउंट जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस पर्पस के लिए अकाउंट्स खोलना चाहते हैं, या फिर जिसका टर्नओवर ट्रांजैक्शन डेली बेसिस में बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग ये करेंट अकाउंट खोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अकाउंट्स पॉलिसी के अंदर वो होगा करेंट अकाउंट। नेक्स्ट होगा नॉन रेसिडेंट इंडियन अकाउंट। ये नॉन रेसिडेंट इंडियन अकाउंट क्या है? ये नॉन रेसिडेंट इंडियन अकाउंट है जो लोग एनआरआई है, मतलब कि जो लोग इंडिया में तो जन्म लिया है मगर अब्रॉड में रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री, बाहर में रहता है, जिसका ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में होता है, वो अगर उस फॉरेन करेंसी अगर इंडिया में भेजना चाहते हैं या फिर सेविंग्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो अकाउंट है इंडिया में, जो अकाउंट होगा वो होगा नॉन रेसिडेंट इंडियन अकाउंट, मतलब कि एनआरआई। नेक्स्ट है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है डीमैट अकाउंट, ठीक है। तो ये जो डीमैट अकाउंट है ये कौन सा कस्टमर खोल सकता है? जो लोग स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, एसआईपी करते हैं, वो लोग इस डीमैट अकाउंट से ही ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट करते हैं। तो डीमैट अकाउंट का क्या डेफिनेशन है, डीमैट अकाउंट का सारा प्रोसेस क्या है, कितना सारा डीमैट अकाउंट खोल सकता है कस्टमर, ये इसके बारे में हम लोग इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो अकाउंट्स पॉलिसी में चैप्टर होगा वो होगा सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्या है? सैलरी अकाउंट बेसिकली वो लोग खोल सकते हैं जो किसी जगह पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। क्या सैलरी अकाउंट अब से खुद भी खोल सकते हैं? नहीं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे उसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर आपको खोल देगा, क्योंकि यहाँ पर आप खुद से तो डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे मगर विथड्रॉ कर पाएंगे, और इससे और भी फैसिलिटी आपको ये सैलरी अकाउंट से मिलेगा। अब क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, सैलरी अकाउंट का क्या फीचर्स है, ये हम लोग आगे जाके जानेंगे। तो ये तो हुआ अकाउंट्स पॉलिसी में। अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर था वो है फाइनेंस पॉलिसीज ऑफ बैंक। तो फाइनेंस पॉलिसी का मतलब होता है बैंक का जो लोन डिपार्टमेंट होता है वो। तो बेसिकली बैंक में दो टाइप का लोन डिपार्टमेंट होता है, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है सिक्योर्ड लोन। अब अनसिक्योर्ड लोन क्या है? विदाउट मॉर्गेज बैंक आपको जो लोन प्रोवाइड करते हैं विदाउट मॉर्गेज, इसके लिए आपको कोई भी प्रॉपर्टी या फिर एसेट को मॉर्गेज में नहीं रखना पड़ेगा, बैंक में नहीं रखना पड़ेगा। ये होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड लोन के अंदर कौन सा लोन आता है? नंबर 1 है पर्सनल लोन, नंबर 2 है एजुकेशन लोन और नंबर 2 है कंज्यूमर लोन। पर्सनल लोन किस पर्पस के लिए दिया जाता है? देखो, पर्सनल लोन देने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्पस तो नहीं होता है, स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं आता, ठीक है, मगर फिर भी
ऑलरेडी बैंक में कुछ ना कुछ पर्पस ऑलरेडी मेंशन रहता है, ठीक है। जैसे कि इमरजेंसी मेडिकल पर्पस हो सकता है, या फिर एजुकेशन पर्पस हो सकता है, या फिर टूर एंड ट्रैवल, या फिर वेडिंग पर्पस के लिए पर्सनल लोन ले सकता है कस्टमर। एजुकेशन लोन किस पर्पस के लिए लिया जाता है? एजुकेशन पर्पस के लिए। और कंज्यूमर लोन किस पर्पस के लिए लिया जाता है? जो लोग कोई ब्रांडेड फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई गैजेट खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि फ़ोन, टीवी, ऐसे फ्रिज, ठीक है, ये सब खरीदना चाहते हैं, तो वो लोग भी कंज्यूमर लोन लेके ये सब कुछ परचेस कर सकता है। तो ये तीनों लोन आता है अनसिक्योर्ड लोन में, जिसके लिए कोई भी प्रॉपर्टी या फिर एसेट को आपको बैंक में मॉर्गेज नहीं देना होगा। नेक्स्ट आते हैं सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या है? अनसिक्योर्ड लोन का उल्टा ही होगा सिक्योर्ड लोन। मतलब कि सिक्योर्ड लोन के लिए बैंक में आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज में रखना होगा। विदाउट मॉर्गेज आपको ये सब लोन नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी को अगेंस्ट में रख के आपको लोन मिलेगा, वो होगा सिक्योर्ड लोन। अब ये सिक्योर्ड लोन के अंदर कौन सा लोन आता है? नंबर 1 है होम लोन, नंबर 2 है बिजनेस लोन। बेसिकली बिजनेस लोन जो होता है ना, ये बिजनेस लोन 2 टाइप से ही दिया जाता है, जैसे कि अनसिक्योर प्रोसेस में भी दिया जाता है और सिक्योर प्रोसेस में भी दिया जाता है। जिसका अमाउंट थोड़ा कम होगा वो अनसिक्योर प्रोसेस में ये बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होगा वो सिक्योर प्रोसेस में उसको लोन मिलेगा और लोन के लिए अप्लाई भी कर सकता है सिक्योर लोन के लिए। नेक्स्ट है ऑटो लोन। ऑटो लोन का मतलब है व्हीकल लोन। नेक्स्ट है गोल्ड लोन। गोल्ड को मॉर्गेज रख के आप जब गोल्ड लोन लेने के लिए जाओगे बैंक में, तो आपको कोई ना कोई गोल्ड तो बैंक के पास रखना होगा ना, तो ये हुआ सिक्योर लोन। और क्या क्या है? लोन अगेंस्ट एलआई, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस। बहुत सारा कस्टमर है जो लाइफ इंश्योरेंस करके रखा है बैंक में, तो उसको मॉर्गेज में रख के भी लोन लेते हैं। ठीक वैसे ही लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, जो लोग बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, फिक्स डिपॉजिट किया है, उसको भी मॉर्गेज में रख के लोन लेता है। नेक्स्ट है लोन अगेंस्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड को भी मॉर्गेज में रख के कस्टमर्स लोग लोन लेते हैं। तो ये सारा का सारा हम लोग लोन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऑफ बैंक, यानी कि बैंक में कस्टमर अपना पैसा को इन्वेस्ट करेगा एक ड्यूरेशन के लिए, फिक्स ड्यूरेशन के लिए, और आफ्टर वो फिक्स ड्यूरेशन उस कस्टमर को इंटरेस्ट जोड़ के एक एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिलेगा। तो वो कैसे हो सकता है? अगर कस्टमर फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो फिक्स डिपॉजिट क्या है, फिक्स डिपॉजिट का फीचर्स क्या है, इसका एनुअलाइज प्लान कैसे होता है, इसका मंथली वाइज प्लान कैसे होता है। अगर कस्टमर एनुअलाइज प्लान करते हैं तो उसका कैलकुलेशन कैसे हम लोगों को करना होगा। अगर MIS में करना चाहते हैं, यानी कि मंथली में अगर उसको रिटर्न चाहिए, तो उसका कैलकुलेशन हम लोगों को कैसे करना होगा। ये सारा का सारा जो डिस्कशन है वो हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में। नेक्स्ट होगा रिकरिंग डिपॉजिट। ये भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ही है। यह रिकरिंग डिपॉजिट जहां पे कस्टमर को मंथली वाइज ही डिपॉजिट करना पड़ता है। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्चुअली जो होता है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता है, वो अगर चाहते हैं कि मैं अपना एक अमाउंट एक जगह पे एक फंड में जमा रखूं, इन्वेस्ट करूं, कि आफ्टर ड्यूरेशन जितना दिन के लिए वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड करेगा कि ड्यूरेशन के बाद उनको भी एक ह्यूज अमाउंट का रिटर्न मिले।
ये तो ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो चाहे गवर्नमेंट में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, तो उनको तो ये प्रोविडेंट फंड मिलते हैं, पीएफ मिलते हैं। मगर जो काम नहीं करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो लोग भी अगर चाहे तो ये फंड खोल सकता है। उस फंड का नाम होगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड भी अपना पैसा को इन्वेस्ट करके आफ्टर ड्यूरेशन एक ह्यूज मनी को रिटर्न पा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में देखो, इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ बैंक। इंश्योरेंस में हम लोग दो टाइप का इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे। तो एक होगा लाइफ इंश्योरेंस, एक होगा जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस नॉट अ मनी अर्न्स मनी पॉलिसी, इट ओनली रिस्क कवरेज एंड सेविंग्स पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट की तरह आप इसमें मनी रख के मनी आप अर्न करेंगे, ये पॉलिसी सिर्फ नहीं है, ये आपका रिस्क कवरेज पॉलिसी भी है। अगर आपको कोई सडन में कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो आप जितना अमाउंट का इंश्योरेंस किया है, आपको टोटल जो अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा रिस्क कवरेज में। वो होता है लाइफ इंश्योरेंस। और बैंक में दूसरा इंश्योरेंस जो होता है वो होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस होता है ओनली फॉर रिस्क कवरेज के लिए। जैसे कि नंबर 1 है व्हीकल इंश्योरेंस। व्हीकल इंश्योरेंस कौन सा पर्पस के लिए है? जो लोग नया गाड़ी खरीदते हैं वो गाड़ी में इंश्योरेंस करके रखते हैं, तो वो है व्हीकल इंश्योरेंस। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, अब हेल्थ इंश्योरेंस क्या है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी में। नेक्स्ट है मेरीन इंश्योरेंस। मेरीन इंश्योरेंस कौन लोग करता है? जो लोग शिप चलाते हैं, बोट चलाते हैं, पानी में जो लोग सफ़र करते हैं, वो लोग मेरीन इंश्योरेंस करके रखता है। नेक्स्ट है एविएशन इंश्योरेंस। जो लोग आसमान में सफ़र करते हैं, यानी कि प्लेन में, वो हो सकता है पायलट या फिर जो पैसेंजर होगा, वो लोग भी एविएशन इंश्योरेंस करके रख सकता है। ठीक है, ठीक ऐसी तरह ही और भी बहुत सारा इंश्योरेंस है, जैसे कि फायर इंश्योरेंस, मिसिंग इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मिसिंग इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, रोड इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस। ये सब कुछ इंश्योरेंस, ये सब इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में पड़ता है। बैंक में आपको बेसिकली ये जनरल इंश्योरेंस में ही काम करना ज़्यादा पड़ेगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा वो है अदर सर्विसेज ऑफ बैंक, यानी कि बैंक में अदर्स जो सर्विसेज दिया जाता है, जैसे कि चेक। आप सब लोग जानते हैं कि बैंक में चेक फैसिलिटीज तो अवेलेबल है ही, तो ये जो चेक है, ये चेक तो एक ही है, मगर उसका जो टाइप्स है, उसका जो वे ऑफ यूजेस है वो अलग अलग है, उसका नाम भी अलग अलग है। जैसे कि बियरर चेक, आपको आगे जाके आप लोग सीखेंगे बियरर चेक, ठीक है। नेक्स्ट होगा ऑर्डर चेक, नेक्स्ट होगा ऑर्डर चेक। उसके बाद आपको आप देखेंगे पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। नेक्स्ट होगा ब्लैंक चेक, क्रॉस चेक, डिमांड ड्राफ्ट। ये सब के बारे में ना डिटेल्स में आप लोगों को बाद में हम लोग डिस्कशन कर देंगे। नेक्स्ट जो है अदर सर्विस के अंदर वो है क्रेडिट कार्ड्स, यानी कि टाइप्स ऑफ कार्ड्स। बैंक का अदर सर्विसेज होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या, कौन सा पर्पस के लिए यूज होता है? कोई अगर कोई सामान परचेस करना चाहते हैं मगर उसके पास फिलहाल तो एट अ टाइम उतना पैसा नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड अगर उसके पास रहेगा तो क्रेडिट कार्ड से भी वो चीज़ परचेस कर सकता है। तो ये क्रेडिट कार्ड का क्या लिमिट रहेगा, क्या ईयरली चार्जेस होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स होगा, ये सब कुछ मैं इन डिटेल्स में डिस्कस करूंगी अदर सर्विस जिस दिन हम लोग करेंगे उस दिन। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है डेबिट कार्ड, यानी कि एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड का क्या यूजेस है ये तो आप सब लोगों को ही पता है। जैसे कि एटीएम कार्ड से आप पैसा का विड्रॉल कर सकते हैं या फिर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं।
और अगर आप कुछ शॉपिंग मॉल में गए हो और वहाँ पर आपको कोई चीज़ परचेस करना है तो आप ये डेबिट कार्ड्स को स्वाइप करके भी परचेस कर सकते हो, जिसका मनी डायरेक्टली आपके बैंक से डेबिट भी हो जाएगा। तो डेबिट कार्ड्स का क्या डेफिनेशन है, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, कितना टाइप का डेबिट कार्ड होता है, ये आगे चल के आपको पता चलेगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है आधार सर्विस में वो है नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग में अभी तो मार्केट सिचुएशन जो है सभी बैंक में नेट बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारा कस्टमर जो है वो नेट बैंकिंग से ही अपना पैसा का ट्रांजैक्शन करता है। तो नेट बैंकिंग में हम लोगों को क्या क्या जानने के लिए मिलेगा, NEFT, RTGS, ये इस बारे में हम लोगों को मिलेगा। और भी 2 प्रोडक्ट है नेट बैंकिंग में, वो है IMPS एंड ECS। ये सारा का सारा जो फुल फॉर्म है ये आपको आगे चल के जाके पता चलेगा। नेक्स्ट है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में आप लोगों को क्या पता चलेगा, मोबाइल बैंकिंग में हम लोग सिर्फ SMS बैंकिंग के बारे में ही पढ़ेंगे कि आप जब बैंक में जाके आप कोई भी पैसा आप डिपॉजिट करते हो या फिर विड्रॉ करते हो तो उसका एक मैसेज आपके पास आ जाते हैं। तो वो जो फैसिलिटी, वो जो सर्विस बैंक आपको दे रहा है वो सर्विस होता है मोबाइल बैंकिंग के ऊपर। मोबाइल बैंकिंग से ही वो सर्विस लिया जाता है। तो मोबाइल बैंकिंग में हम लोग SMS बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब SMS बैंकिंग का क्या डेफिनेशन है, क्या चार्जेस इसमें पड़ता है, ये सारा का सारा जो डिटेल्स है वो आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है आधार सर्विस में वो होगा लॉकर, यानी कि ये जो लॉकर है ये लॉकर भी बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लॉकर में भी कस्टमर्स अपना ज़रूरी सामान ही रखते हैं। अब कितना टाइप का लॉकर बैंक में होता है, उसका ईयरली रेंट कितना होता है, कौन सा चीज़ आप लॉकर्स में रख सकते हो, ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है तो आपको वो आगे चल के पता चलेगा। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक था हमारा Day 1 इंट्रोडक्शन क्लास में मेरा जो पार्ट था वो था आपको बैंक का इंट्रोडक्शन देना, बैंक का डेफिनेशन देना और आगे चल के आपको क्या क्या प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगा उसके बारे में बताना और सिलेबस देना। तो ये हुआ हमारा Day 1 का सिलेबस, जो आप लोग आगे चल के इसके बारे में इन डिटेल्स में सारा का सारा विषय में हम लोग आगे जाके इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे 1 by 1। तो आज के लिए बस इतना था कि मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अकाउंट्स पॉलिसी लेकर। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अकाउंट्स पॉलिसीज, जहाँ पे आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा कि कितना टाइप्स का अकाउंट्स होगा और अकाउंट्स पॉलिसी में क्या क्या फीचर्स है, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, क्या मेंटेनेंस बैलेंस रखना होता है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको ये अकाउंट्स पॉलिसी में उस दिन मिलेगा। तो आज के लिए इतना था कि मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को। आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।